हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7 संघवाद। देखिए, क्लास 11 और 12 में दोनों में पार्ट 1 और पार्ट 2 दो बुक है। ठीक है, ये क्लास 11 का पार्ट 1 बुक का जो है चैप्टर नंबर 7 है। इससे पहले मैं क्लास 11 का ही चैप्टर नंबर 1 to 6 का वीडियो बनाकर अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर डाल चुका हूँ, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल हाईलाइट पॉइंट को हम पढ़ूंगा, जहाँ से क्वेश्चन आपके बीपीएससी तैयारी के लिए और स्टेट के एग्जाम के लिए बन सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। मैसूर का नाम कर्नाटक तथा मद्रास का नाम तमिलनाडु हो गया। ठीक है, शुरू में कर्नाटक का जो है पुराना नाम मैसूर था और तमिलनाडु का पुराना नाम जो था मद्रास था। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट पेज चलते हैं। और हाँ, मैंने एक भी पेज छोड़ा नहीं है, मैंने एक एक पेज का जो है एक एक लाइन रीड करके तब मैंने मार्क किया है। यहाँ देखिए, फिर बोल रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण शक्तियों का जमाव और अत्यधिक नवीकरण की प्रवृत्तियाँ थी। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण क्या था? शक्तियों का जमाव जो था एक ही जगह हो गया था। ठीक है, शक्तियों का जमाव जो था वह एक ही जगह हो गया था, यानी रूस में हो गया था। सारा शक्तियों का जमाव जो था, सोवियत संघ के सारी शक्तियों का जमाव जो था रूस में ही हो गया था। यही कारण था उसके विघटन का। ठीक है, प्रमुख कारण। फिर यहाँ नेक्स्ट है, ये देखिए 1958-62-73 जो लिखा हुआ है, ये आप लोगों को याद करने का तरीका है। ठीक है, वेस्ट इंडीज में संघवाद कैसे है, तो आप लोग याद रखिएगा 1958-62-73, ये 3 डेट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि अभी आगे पता चल जाएगा। तो 1958 में क्या हुआ था कि वेस्ट इंडीज संघ, फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज का जन्म हुआ था। इसकी केंद्रीय सरकार कमजोर थी और प्रत्येक संघीय इकाई की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। इस वजह से और अन्य संघीय इकाइयों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण 1962 में इस संघ को भंग कर दिया गया। बाद में 1973 की चिगुआराबंद संधि के द्वारा इन स्वतंत्र प्रायद्वीपों ने एक साझी संसद, सर्वोच्च न्यायालय, मुद्रा और कैरिबियन समुदाय नामक साझा बाजार जैसी संयुक्त संस्थाओं का निर्माण किया। तो क्वेश्चन बन सकते हैं बीपीएससी तैयारी में कि किस संधि के द्वारा जो है वेस्ट इंडीज जो था पुनः संघवाद के राह पर चल पड़ा था। तो 1973 में जो है चिगु आरामस संधि के द्वारा जो है इन स्वतंत्र प्रायद्वीपों ने क्या किया, एक साझी संसद, सर्वोच्च न्यायालय, मुद्रा और कैरिबियन समुदाय नामक साझा बाजार जैसी संयुक्त समितियाँ संस्थाओं का निर्माण किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अरे यहाँ संघीय राज्य की शुरुआत अमेरिका से हुई, लेकिन वह जर्मनी और भारतीय संघवाद से भिन्न है। तो एक क्वेश्चन बना यहाँ कि संघीय राज्य की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो अमेरिका से हुई है, लेकिन वह जर्मनी और भारतीय संघवाद से भिन्न है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ये देखिए इस पेज में नहीं है, बाकी चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर आइए, हाँ, फिर आपको यहाँ याद रखना है 4 डेट है, 1914, 1950, 1960, 1979, 1999, ये 5 डेट आपको याद रखना है। देखिए किससे रिलेटेड है ये। 1914 तक उत्तरी नाइजीरिया और दक्षिणी नाइजीरिया ब्रिटेन के 2 उपनिवेश थे। ठीक है, 1914 तक उत्तरी नाइजीरिया और दक्षिणी नाइजीरिया ब्रिटेन के 2 उपनिवेश थे। 1950 में इबादान संवैधानिक सम्मेलन में नाइजीरिया के नेताओं ने एक संघीय संविधान बनाने का निर्णय लिया था। तो 1950 में क्या हुआ था कि इबादान संवैधानिक सम्मेलन में नाइजीरिया के नेताओं ने एक संघीय संविधान बनाने का निर्णय लिया था। नाइजीरिया को 3 बड़ी जातियों जैसे AEH मतलब ए से एरूबा, ई से इब्रो और एस से हाउसा फुलानी, ये 3 जातियाँ थी, बड़ी बड़ी जातियाँ, ये आपको याद रखने के लिए बताया है AEH। ठीक है, ठीक है, इसके नियंत्रण में क्रमशः देश के 3 क्षेत्र पश्चिम, पूर्व और उत्तर थे। क्रमशः मतलब पश्चिम था एरूबा के हवाले, पूर्व था इबो के हवाले और उत्तर था हाउसा फुलानी के जाति के हवाले था। इन क्षेत्रों पर इनका अपना अपना नियंत्रण था। ठीक है, इनके द्वारा अन्य क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयास से भय और संघर्ष का माहौल बना। लेकिन इन तीनों अलग अलग जाति को लगा कि कहीं ना कहीं आगे जाकर ये तीनों जातियाँ जो एक दूसरे पर मतलब अधिकार कर सकती है, चढ़ाव कर सकती है। ठीक है, इन तीनों को अपने अपने डर था। ठीक है, तो इनके द्वारा अन्य क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयास से क्या हुआ कि भय और संघर्ष का माहौल बन गया। इससे वहाँ एक सैनिक शासन की स्थापना हुई। ठीक है, 1960 के संविधान में केंद्र और प्रांतीय सरकार संयुक्त रूप से नाइजीरिया की पुलिस का नियंत्रण करती थी। 1960 के संविधान में क्या था कि केंद्र और प्रांतीय सरकार दोनों मिलकर जो है नाइजीरिया की पुलिस का नियंत्रण करती थी। लेकिन 1979 के सैनिक संविधान के अंतर्गत किसी भी राज्य को सिविल पुलिस रखने का अधिकार नहीं दिया गया, छीन लिया गया राज्य को।
हालांकि 1999 में नाइजीरिया में लोकतंत्र की दोबारा बहाली हुई, लेकिन धार्मिक विभेद अभी बने रहे। नाइजीरियाई संघ के सामने यह समस्या भी बनी रही कि तेल संसाधन से प्राप्त राजस्व जो है पर किसका नियंत्रण होगा, एरुबा का कि इबो का कि हाउस ऑफ फुलानी का। इस प्रकार नाइजीरिया की विभिन्न संघीय इकाइयों के बीच धार्मिक, जातीय और आर्थिक मतभेद बरकरार है। रहिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। भारत के संविधान के अंग्रेजी संस्करण में फेडरेशन शब्द का नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। फेडरेशन मतलब भी संघ होता है, यूनियन मतलब भी संघ होता है, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फेडरेशन शब्द का नहीं बल्कि यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। फेडरेशन में क्या है ना कि जैसे अमेरिका की फेडरेशन कंट्री है, क्यों? क्योंकि जो इसमें 50 जो स्टेट है वो 50 स्टेट कभी भी अमेरिका से अलग हो सकते हैं। जैसे और इंडिया में जो है 28 स्टेट है, वो कभी चाह कर भी जो है अलग अब इंडिया से नहीं हो सकते हैं। तो ये अंतर होता है यूनियन में और फेडरेशन में, ठीक है। यानी फेडरेशन के यानी अमेरिका के 50 जो स्टेट है वो पूरी तरह से मतलब इंडिपेंडेंट है, मतलब स्वतंत्र है, और इंडिया में ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 1 देखिए क्या है। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन होगा। तो क्वेश्चन बन सकते हैं ना कि आर्टिकल 1 में क्या है, और ये आपका एनसीईआरटी में भी है, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन रहा है आप लोग के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ ये दोनों ही संवैधानिक सरकारें हैं। ये दोनों ही संवैधानिक मतलब कौन? केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार, ये दोनों ही संवैधानिक सरकारें हैं। यानी संविधान में इसके बारे में कहा गया है कि एक प्रांतीय सरकार भी होगी और केंद्रीय सरकार भी होगी, और उनकी स्पष्ट कार्य क्षेत्र है, ठीक है। ये भी संविधान में बताया गया है। यदि कभी यह विवाद हो जाए कि कौन सी शक्तियाँ केंद्र के पास है और कौन सी राज्यों के पास, तो इसका निर्णय जो है न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार करेंगी। फिर नीचे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये जो है मतलब सब्जेक्ट आपको याद करना है कि कौन सी संघ सूची में है कौन कौन से सब्जेक्ट, ठीक है, और कौन राज्य सूची में है, कौन समवर्ती सूची में, क्योंकि कभी न कभी मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और टीआरई 2 में पूछा भी है क्वेश्चन कि मजदूर संघ जो है ये जो सब्जेक्ट है वो किस सूची का विषय है, संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। तो आप देख सकते हैं मजदूर संघ जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। तो आप लोगों को याद करना होगा ये, ठीक है। फिर बाकी आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए इस पेज में तो कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आइए यहाँ चलते हैं। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद किसी भी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। यानी राज्य का बंटवारा भी कर सकती है या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना भी सकती है। तो ये जो है संसद को ये अधिकार अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 के तहत है, ठीक है। वह किसी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन भी कर सकती है, ये भी आर्टिकल 3 में है। पर इस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान पहले जो प्रभावित राज्य है उसके विधानमंडल को विचार व्यक्त करने का अवसर देना पड़ेगा संसद को, ठीक है। आपातकाल के दौरान शक्तियाँ कानूनी रूप से केंद्रीकृत हो जाती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट का भी जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। कब? अकॉर्डिंग टू मतलब इमरजेंसी के दौरान, ठीक है। संसद को यह शक्ति भी प्राप्त हो जाती है कि वह उन विषयों पर भी कानून बना सके जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यानी आपातकाल के दौरान जो है राज्य सूची का जो जितना भी सब्जेक्ट है वो उस पर भी कानून बना सकती है, कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ यानी नीचे देखिए यहाँ राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सरकार को हटाने और विधानसभा भंग करने का राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सरकार को हटाने और विधानसभा भंग करने का। आइए नेक्स्ट पेज चलते हैं। हाँ देखिए राज्यपाल जो है विधानसभा को भंग करने का सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सकता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त सामान्य परिस्थिति में भी राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित भी कर सकता है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना आवश्यक हो जाए, पर ऐसा करने के लिए पहले राज्यसभा की अनुमति लेना आवश्यक है। संविधान में साफ साफ कहा गया है कि केंद्रीय न्यायिक कार्यपालिका की शक्ति प्रादेशिक कार्यपालिका की शक्ति से ज़्यादा होगी। प्रादेशिक मतलब स्टेट जो है एग्जीक्यूटिव की पावर से ज़्यादा होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर, ठीक है। देखिए आर्टिकल 257 का 1, देखिए आर्टिकल जितना भी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग को आर्टिकल भी अच्छे से देखना है। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो। यानी स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा कानून ना बना दे जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्यों में अड़चन हो, तो वैसा कानून नहीं बना सकती है वो, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 257 का 1।
ठीक है, या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी भी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। हमारी प्रशासकीय व्यवस्था एक घड़ी है, प्रशासकीय व्यवस्था जो है एक घड़ी है। अखिल भारतीय सभा पूरे देश के लिए है और इसमें चयनित पदाधिकारी राज्यों के प्रशासन में कार्य करते हैं। अतः जिलाधीश के रूप में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी या पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा IAS IPS के अधिकारी जो है पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, लेकिन वो स्टेट में आके काम करते हैं। ठीक है, स्टेट के लिए पूरे। फिर देखिए संविधान के 2 अन्य अनुच्छेद, देखिए जितना आर्टिकल आ रहा है आप लोग को याद रखना है, या तो उसका नोट बना लीजिए। ठीक है, आर्टिकल 33 और 34 संघ सरकार की शक्ति को उस स्थिति में काफ़ी बढ़ा देते हैं जब देश के किसी भी क्षेत्र में सैनिक शासन यानी मार्शल लॉ लागू हो जाए। ये प्रावधान संसद को इस बात का अधिकार देते हैं कि ऐसी स्थिति में वह केंद्र या राज्य के किसी भी अधिकारी के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने या उनकी बहाली के लिए किए गए किसी भी कार्य को कानूनन जायज़ करार दे सके। इसी के अंतर्गत सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम का निर्माण किया गया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 33 एंड 34। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आइए 1950 तथा 1960 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव रखी थी। फिर नेक्स्ट आइए, आखिरकार 1990 के दशक से कांग्रेस का वर्चस्व काफ़ी कुछ खत्म हो गया है और हमने केंद्र में गठबंधन राजनीति के युग में प्रवेश किया था। तो ये यहाँ भी क्वेश्चन बन रहा है कि 1990 के दशक को ही या 1990 के दशक के बाद ही या 1989 से बोल सकते हो आप कि गठबंधन की राजनीति स्टार्ट हो गई थी 2014 तक। फिर 2014 में जो अकेले केवल BJP को बहुमत मिला था। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट, समय समय पर अनेक राज्यों जैसे तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल और दलों द्रुमक दल, अकाली दल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने स्वायत्तता की मांग की है। 1977 में पश्चिमी बंगाल की वामपंथी सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्भाषित करने के लिए एक दस्तावेज प्रकाशित किया था। ठीक है, हिंदी भारत की राजभाषा है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, हिंदी भारत की जो है राजभाषा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए यहाँ अधिकतर राज्यपाल सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, लोक सेवक या राजनीतिज्ञ ही हुए हैं। केंद्र संबंधों से जुड़े मसलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1983 में एक आयोग बनाया गया था। इस आयोग को सरकारिया आयोग के नाम से जाना जाता है। देखिए Tier 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन कि सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो 1983 में हुआ था। इस आयोग ने 1998 में अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्य तथा निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। अनुच्छेद 356 इसके द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो आर्टिकल से क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है कि राष्ट्रपति शासन जो है का जो उल्लेख है किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 356 में है। इस प्रावधान को किसी राज्य में तब लागू करते हैं जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। परिणाम स्वरूप संघीय सरकार राज्य सरकार का अधिग्रहण कर लेती है। इस विषय पर राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी होता है। राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्षों तक ही बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राज्य सरकार को बर्खास्त करने तथा राज्य विधानसभा को निलंबित या विघटित करने की अनुशंसा कर सके राष्ट्रपति से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 1959 में केरल में तथा 1967 के बाद अनेक राज्यों में बहुमत की परीक्षा के बिना ही सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। ठीक, कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है भारत में। फिर यहाँ नीचे आइए, 1967 तक अनुच्छेद 356 का अत्यंत सीमित प्रयोग किया गया है। 1980 के दशक में केंद्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया था। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। देखिए यहाँ क्वेश्चन बन रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई है, तो दिसंबर 1953 में, जिसने प्रमुख भाषाई समुदायों के लिए भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ था। 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ था। 1966 में पंजाब और हरियाणा को अलग अलग किया गया। बाद में पूर्वोत्तर के राज्यों का पुनर्गठन किया गया और नए राज्य जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का जन्म हुआ। नए राज्य बनाने की मांग को पूरा करने तथा अधिक प्रशासकीय सुविधा के लिए कुछ बड़े राज्यों का विभाजन 2000 में किया गया था। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को विभाजित कर 3 नए राज्य क्रम से छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बनाए गए हैं। कुछ क्षेत्र और भाषाई समूह अभी भी अलग राज्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ।
ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। राज्यों की सीमाओं का निर्धारण भाषाई आधार पर किया गया है, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में एक से अधिक भाषा बोलने, लेकिन सीमावर्ती यानी दो राज्यों की सीमा पर क्या होता है कि वहाँ पर इधर मतलब इस राज्य का भी बोलने वाले लोग रहते हैं, उस राज्य के बोलने वाले भी लोग रहते हैं। तो क्या होता है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में एक से अधिक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अतः इस विवाद को केवल भाषाई आधार पर नहीं सुलझाया जा सकता ना। ऐसा ही एक पुराना विवाद महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगाम को लेकर है। बेलगाम क्या था? सीमावर्ती गाँव था, किसका? महाराष्ट्र और कर्नाटक का। मणिपुर और नागालैंड के बीच भी सीमा विवाद पुराना है। पंजाब से हरियाणा को अलग करने पर उनके बीच न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर बल्कि राजधानी चंडीगढ़ को लेकर भी विवाद है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पंजाब के नेताओं से इस विषय पर कुछ सहमति बनी थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कावेरी जल विवाद जो है किन दो राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद जो है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच एक प्रमुख विवाद है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कावेरी जल विवाद जो है किन दो राज्यों के बीच है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक। यद्यपि इसे सुलझाने के लिए एक जल विवाद न्यायाधिकरण है, फिर भी ये दोनों राज्य इसे सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण में गए हैं। ऐसा ही एक विवाद नर्मदा नदी के जल के बंटवारे को लेकर है, और नर्मदा नदी का जो विवाद है वो गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच है। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आइए यहाँ असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि के लिए जहाँ विशिष्ट इतिहास और संस्कृति वाली जनजातीय बहुल जनसंख्या निवास करती है, यहाँ के ये निवासी अपनी संस्कृति तथा इतिहास को बनाए रखना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 371 उन्हें यह अधिकार दिया भी गया है। ऐसे ही कुछ विशिष्ट प्रावधान पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश तथा अन्य राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम और तेलंगाना के लिए भी है। ठीक है, जम्मू कश्मीर एक विशाल देशी रियासत था, कब? आज़ादी से पहले। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए नेक्स्ट पेज पर कि अनुच्छेद 370 के अनुसार केंद्र सूची और समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने और उसे जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए इस राज्य की सहमति आवश्यक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए कि संघ सरकार जम्मू कश्मीर में वित्तीय आपात स्थिति लागू नहीं कर सकती तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ लागू नहीं होते। देखिए, ये आर्टिकल 370 के जम्मू कश्मीर में के हटने से पहले था, अब यह मतलब अन्य केंद्र शासित प्रदेश राज्यों की तरह ही जम्मू कश्मीर भी हो गई है। ठीक है यार, आप लोग इस बात को मतलब गांठ बांध लीजिएगा। यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि भारतीय संविधान के संशोधन 368 जो था राज्य सरकार की सहमति से ही जम्मू कश्मीर लागू हो सकता था। बोलिए अब। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, या फिर प्रश्नावली का क्वेश्चन आ गया है। देखिए यहाँ, हाँ यहाँ फिर आपको मिला है प्रश्नावली के बाद वाले पेज में। तो यहाँ देखिए, संघीय बेल्जियम, इसके घटक और इसका क्षेत्र। बेल्जियम का देखिए अनुच्छेद 1 क्या बोलता है? बेल्जियम एक संघीय राज्य है जो समुदायों और क्षेत्रों से बना हुआ है। अनुच्छेद 2 क्या बोलता है? बेल्जियम 3 समुदायों से बना है, फ्रेंच समुदाय, फ्लेमिश समुदाय और जर्मन समुदाय। आर्टिकल 3, बेल्जियम 3 क्षेत्रों को मिलाकर बना है, बेलून क्षेत्र, फ्लेमिश क्षेत्र और ब्रूसेल्स क्षेत्र। अनुच्छेद 4, बेल्जियम में 4 भाषाई क्षेत्र है, फ्रेंच भाषी क्षेत्र, डच भाषी क्षेत्र, ब्रुसेल्स की राजधानी का द्विभाषी क्षेत्र तथा जर्मन भाषी क्षेत्र। राज्य को प्रत्येक कम्यून इन भाषाई क्षेत्रों में से किसी एक का हिस्सा है, यानी प्रत्येक जो आबादी है वो इन चारों में से किसी न किसी एक भाषाई का हिस्सा है। अनुच्छेद 5, बेलून क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रांत है कौन कौन? बेलून, ब्राबेंट, हेनॉल्ट, लेग, लग्जमबर्ग और नामूर। फ्लेमिश क्षेत्र के अंतर्गत शामिल प्रांत है एंटीवर्प, फ्लेमिश ब्राबेंट, वेस्टर्न फ्लेमिश, ईस्ट फ्लैंडर्स और लिमबर्ग। इस तरह आपका जो चैप्टर 7 का जो यानी संघवाद का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यहाँ आपका समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। बाकी मैं क्लास 9 का और 10 का भी, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, SCRT बोर्ड यानी बिहार बोर्ड का और NCRT बोर्ड का भी वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट बनाकर अपने चैनल लेट्स एंजॉय पर डाल चुका हूँ, वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर प्लीज़।